गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 7 सेल डिवीज़न। जैसे हमने आपको वीडियो सेंड किया था इंट्रोडक्टरी की ओर कि सेल डिवीज़न कैसा होता है, वैसे एक शॉर्ट वीडियो था किसी और का। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीज़न जैसे हमें कल डिस्कस हो गया था स्टूडेंट के साथ में कि सेल डिवीज़न क्या है। सेल डिवीज़न इज़ द डिवीज़न ऑफ सेल। चैप्टर के अंदर में हम इस चैप्टर में सेल डिवीज़न के अंदर में सेल डिवाइड कैसे होते हैं, सेल डिवीज़न कैसे होता है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने जब कल दिखा था, स्टूडेंट डिस्कस किया था कि सेल आर बेसिकली डिवाइड होती है जिसके कारण ऑर्गेनिज्म का शेप साइज चेंज हो जाता है। अब ये एक बड़ी नॉर्मल फिनोमिना है। सेल डिवीज़न बहुत नॉर्मल फिनोमिना है जिसके थ्रू अर्थ में मौजूद सारे ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, एनिमल्स हो, प्लांट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने कहा है, ये डिवाइड होते हैं और नंबर ऑफ सेल्स अपनी क्वांटिटी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इट ऑकर इन अ यूनिसेलुलर एज वेल एज इन मल्टी सेलुलर आल्सो। ये यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन सी ये प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हर ऑर्गेनिज्म अपने क्वांटिटी बढ़ाने का प्रयास करता है। मतलब अपने इंडिविजुअल, अपने वैरायटी, अपने टाइप को बढ़ाता है। जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था कि प्लांट सीड बनाते हैं ताकि अपने जैसे प्लांट फिर से पैदा कर सके। ये सब कुछ होता है सेल डिवीज़न के थ्रू। अब हम आते हैं, ये हो गया जनरल कि कैसा क्या होता है सेल डिवीज़न। मतलब सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और बढ़ती चली जाती है। मतलब नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। मतलब अगर एक जगह पर एक ही बैक्टीरिया है मान लो, तो वो बढ़ते चले जाएंगे। 1 से 2 होंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे एंड सो ऑन। कुछ समय के बाद वहाँ उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये सब कुछ कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीज़न। इट इज़ अ phenomena which is occur in the multicellular organism as well as in a single cellular organism also. These start with the zygote formation. ये सब कुछ होता है जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू इन अ न्यू वन। नए जन्म के लिए अगर नया ऑर्गेनिज्म बनाना है तो ये जाइगोट से स्टार्ट होगा। और अगर ये जाइगोट से स्टार्ट होगा तो एक सेल से लेकर धीरे धीरे, एक यूनिसेलुलर है तो कोई बात नहीं, एक ही ऑर्गेनिज्म का एक ही सेल होता है, हमने डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अमीबा है या पैरामीशियम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें, हम ह्यूमंस की बात करें तो हम यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर। तब हम स्टार्ट कहाँ से होगा? जाइगोट से। फर्स्ट सेल विच इज़ फॉर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन के बाद बनने वाली पहली सेल होगी, उसको जाइगोट कहते हैं। ग्रोथ ऑफ दिस वन सेल, मतलब एक सेल जो जाइगोट है, ये जाइगोट सेल, ये एक सेल होगी। ये एक सेल धीरे धीरे बनते बहुत सारे सेल्स में बढ़ जाती है और एक ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे? डेवलपमेंट। और ये कब होता है? डिपेंड ऑन दी सेल डिवीजन। दिस इज ईच सेल, हर एक सेल पैदा होगी कहाँ से? वहीं पैदा हुई प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर सेल है तो वो सेल को पैदा करेगी, अगर सेल ही नहीं है तो नई सेल पैदा नहीं हो सकती है। इस सेंटेंस का मतलब ये है, एज स्टार्टेड इन द सेल थ्योरी, every cell arises from the pre-existing cell. सेल पहले से ही मौजूद सेल से ही बन सकती है, अपने आप पैदा नहीं होती है। तो इसका मतलब है यूनिवर्स से कोई सेल आया होगा तभी सेल ऑर्गेनिज्म बना होगा, या धरती पर धीरे धीरे अलग अलग फॉर्मेट बने और बाद में वो सेल की तरह बिहेव करने लगे होंगे, तभी धरती पर लाइफ फॉर्म पैदा हो चुका है।
ठीक है, ये जनरल है कि कैसा होगा इसमें। अभी हम स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल को, ठीक है। तो उसके पहले लिटरेचर के पहले हम एक डायग्राम को समझ लेंगे। ये रही आपकी वो सेल साइकिल, ठीक है। अब ये सेल साइकिल में क्या है वो समझ लेते हैं हम। एक सेल साइकिल दिख रहा है आपको, साइकिल मतलब चक्र, जहाँ से शुरू होगा वहीं पे फिर से नया फॉर्मेट शुरू हो जाए, इसको हम चक्र कहते हैं, रिंग, है ना। शुरुआत भी वहीं पे और अंत में भी वही मिलेगा, मतलब बिगिनिंग और स्टार्ट पॉइंट, बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट इज द सेम, जिसको हम साइकिल कहते हैं। इसके अंदर हमने देखे हैं कि क्या क्या है, देखेंगे आप। कलर में तो उतना खास ब्राइट कलर दिया नहीं, अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखते हैं कि दिस वन पोर्शन इज डिफरेंट एंड रिमेनिंग ऑल दिस पोर्शन, दिस ऑल पोर्शन कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पोर्शन कहलाता है, दूसरा पोर्शन कहलाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। मैं थोड़ा बाहर बनाता हूँ समझने के लिए। ये वाला पोर्शन, ये वाला, और एक पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस दौरान हम देख रहे हैं डायग्राम में कि अलग अलग स्टेप दिया है। जैसे अगर हम देखें कि एक ये वाला पोर्शन दिया है, फिर ये पोर्शन दिया है, ये पोर्शन दिया है। तो एक्चुअली देख सेल साइकिल में देखें तो दो फेज, दो चरण होते हैं, चरण फेज कौन कौन से, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि गंदगी ना दिखे, ठीक है। कौन से, पहला चरण या स्टेप जिसमें यहाँ से लेकर सेल फिर से यहाँ तक एक फेज रन करेगी और ठीक उसके बाद एक दूसरा फेज स्टार्ट होगा। ऐसे बेसिकली सेल डिवीज़न में दो फेज होते हैं सेल साइकिल के अंदर में। एक कहलाता है ये जब लंबा वाला फेज जो है, दिस वन नोन एज इंटरफेज, इसको कहा जाता है इंटरफेज, दिस वन इंटरफेज। तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है उसको कहा गया है माइटोटिक फेज या एम फेज। ये माइटोसिस लिखा है, एम फेज नहीं लिखा हुआ है, इसको एम फेज कहा जाता है, ठीक है, एम फेज। अब माइटोटिक या मियोटिक की बात नहीं कर रहे, हम एम फेज की बात कर रहे हैं। तो कितने फेज हो गए, फर्स्ट फेज इंटरफेज और दूसरा फेज एम फेज, ठीक है। ऐसे दो ही फेज होते हैं। हम अगर इस डायग्राम को आप स्टूडेंट अच्छे से देखते हो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर 24 घंटे का टाइमिंग दिया हुआ है। इंटरफेज लगभग 21 घंटे चलता है। 8 दूसरे 8 16 पकड़ते हैं और 5 पकड़ते, कितने हो गए 21। ये 21 घंटे में एक सेल डेवलप हो जाती है एंड रेडी फॉर द सेल डिवीज़न। वेयर एज 21 घंटे के बाद 1 से 3 घंटे के दौरान ये सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में बढ़ जाती है। तो ये एक साइकिल है जहाँ पर मान लो ये एक सिंगल सेल है, कौन सी, इसे इरेज कर देता मैं। मान लो ये सिंगल सेल है, दिस वन, ये डेवलप हो गई और काफ़ी यहाँ तक मान लो ये बड़ी हो गई और ये एम फेज के थ्रू फिर से इन 2 डॉटर सेल में बढ़ गई। मतलब ये ये हर सेल के लिए कॉमन सा एग्जाम्पल है जहाँ पर ये एक सेल नई सेल में अपने आप ही बढ़ जाती है। दिस इज नोन एज सेल साइकिल, इसको ही हम सेल साइकिल कहते हैं। अभी हम लिटरेचर की ओर जाएंगे, ठीक है। एक एक फेज को हम डिस्क्राइब करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। तो सेल क्या बोला गया है, इट इज द सिक्वेंशियली इवेंट बाय विच द सेल आर नॉर्मल सेल इज ग्रोइंग एंड डिवाइड इनटू द 2 डॉटर सेल। ये सिक्वेंशियल इवेंट रहेगा लाइफ के अंदर में। हर ऑर्गेनिज्म यू कैरियोट रहे या प्रो कैरियोट रहे, सिंगल यूनिसेलुलर रहे या मल्टी सेलुलर रहे, जो भी है ये सिक्वेंशियल इवेंट रहता है और ये फॉलो हर एक सेल करती है। इसके अंदर में 2 फेज कहा गया है, 2 फेज, दैट इज अ इंटरफेज एंड एम फेज, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। कौन से होंगे 2 फेज, एक मिनट, विच फेज, the first phase are the interphase and the
एम फेज, इंटरफेज और एम फेज के थ्रू ये सेल साइकिल कंप्लीट होती है। ड्यूरिंग इंटरफेज, इंटरफेज के दौरान क्या होगा, सेल अंडरगो ग्रोथ एंड रिसेट नीड, सेल बड़ी होगी, ग्रो होंगी मतलब बड़ी होगी, और उसकी जो नीड होंगी, उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसको वो पूरा करने का प्रयास करेगी। जैसे अगर हम समझते हैं कि अगर एक बनी हुई सेल में 7 माइटोकॉन्ड्रिया है और 7 क्लोरोप्लास्ट है, तो जब वो बटने जाएगी तो 3.5 नहीं बटेगी। इसके लिए क्या होगा कि उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ जाएगी। हो सकता है वो 14 कर दे ताकि साथ साथ में फिर से बढ़ जाए। मतलब अपने नीड्स को वो फुलफिल करेगी और अपने आकार को, अपने साइज को बढ़ाएगी, अपने डेवलपमेंट करेगी इसके दौरान, इंटरफेस के दौरान। और जैसे ही वो बड़ी हो गई, जैसे हमने देखे 21 घंटे का समय दिया है ना, ये इसको ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, वो अलग अलग फिजियोलॉजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा। अब वो बढ़ गई, जैसे ही वो ग्रो अप हो जाती है, पूरी आकार ले लेती, मतलब हम कहेंगे यंग हो गई, तो यंग होने के बाद दे गेट एंटर्ड इनटू द एम फेज, एंड इन दिस फेज सेल गो डिवाइड एंड फॉर्म द 2 डॉटर फेज। डिवाइड होगी और एक सेल से, मतलब एक सेल छोटी सी बनी थी, वो ग्रो हुई, उसका शेप बढ़ गया, साइज बढ़ गया, और बाद में ये एम फेज के थ्रू छोटे छोटे 2 सेल में बढ़ गई, तो हम उसको कहेंगे सेल डिवीज़न। मतलब बनी हुई सेल से ग्रो होना और ग्रो होने से फिर से बढ़ जाना। मतलब पहली बनी है ना, बनने के बाद वो बनी, और बनने के बाद में बड़ी हुई, लार्ज साइज बड़ी, ग्रोथ हुआ, और उसको फिर से वो बढ़कर 2 सेल में डिवाइड हो गई। ये वही फिर से सेल वही इस फेज में आएगी कि बढ़ेगी, फिर बटेगी, इंटरफेज एम फेज, ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो हम करते स्टार्ट पहला फेज इंटरफेज। अब इंटरफेज में क्या होता है, इसके ठीक पीछे बाद में मैं वीडियो डालने वाला हूँ, और उसको डिस्क्राइब करने का, समझने का आपको प्रयास करना है, ठीक है, कि सीक्वेंशियल इवेंट कैसा होता है। इंटरफेज, पहले क्या बोला हमने कि सेल डिवाइड बनी हुई है, अब वो इंटरफेज में है, मतलब दिस वन सेल बनी है, अब ये बनी हुई सेल कौन से फेज में है, इंटरफेज में है। तो इस वक्त क्या होगा, ठीक है, तो इंटरफेज में क्या होगा, 2 सक्सेसिव डिवीजन होने के बाद सेल डिवाइड होगी और लार्जेस्ट सेल बन गई। अब कहता है इंटरफेज इज द लार्जेस्ट फेज, इट इज अ लार्जेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का सबसे बड़ा फेज कहलाता है। हमने देखा है कि 24 घंटे में से कितना है, 21 घंटा, मतलब बहुत समय लेता है ना, लार्जेस्ट फेज कहा गया है सेल साइकिल का। इस दौरान सेल इज हाईली एक्टिव। इन दिस पीरियड द सेल इज हाईली एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि उसको अपना साइज बढ़ाना है, आकार बढ़ाना है, ग्रो करना है, यंग बनना है उसको। तो बच्चा है तो उसको यंग बनना है, उसके लिए वो बहुत तेज़ी से काम करेगी और डेवलप हाईली एक्टिव एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द सेल डिवीज़न। अपने आप को इतना विकसित कर देगी 21 घंटे के अंदर में कि वो फिर से डिवाइड होने के लिए या सेल साइकिल में डिवीज़न होने के लिए फिर से तैयार हो सके। इस दौरान इस इंटरफेज में सेल साइकिल के 3 फेज होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। डायग्राम में भी दिया हुआ है, G1 फेज, ये S फेज ये दिया है, और ये G2 फेज। ऐसे कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो कितने फेज होते हैं इसमें भी, इंटरफेज में 3 फेज होते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, या हम इसको कहते हैं ग्रोथ फेज 1, सिंथेसिस फेज एंड ग्रोथ फेज 2। ऐसे 3 फेज इंटरफेज के अंदर में होते हैं। चलो हम एक एक डिस्कस करेंगे। ग्रोथ फेज 1। अब ग्रोथ फेज 1 मतलब क्या, जैसे नई नई सेल बनी है तो उसको ग्रोथ करना है। अब ग्रोथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, प्रोटीन सिंथेसिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बनेगा तब सेल मेम्ब्रेन बढ़ेगी, क्योंकि इसमें लिपिड और प्रोटीन होता है। ऑर्गेनेल्स बनने हैं तो उसमें भी लिपिड और प्रोटीन होता है। राइबोसोम बनने हैं तो उसमें भी प्रोटीन होता है, क्योंकि राइबोसोम बना है RNA से और
उसके प्रोटीन से। तो ये जो सेल की रिक्वायरमेंट है ये बढ़ने की लगने के लिए उसमें बहुत सारे बदलाव होने होते हैं। सेल ऑर्गेनिल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एग्जांपल लिया मैंने अभी, माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत पड़ेगी, और प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें क्वांटिटी में बढ़ेगी, क्वांटिटी में बढ़ेंगी, संख्या में बढ़ेगी। तो उसके लिए उसको सेल को बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है उसके लिए। सो सेल इन G1 फेज, ग्रोथ फेज 1, इट आल्सो नोन एज द फर्स्ट गैप फेज पीरियड और ग्रोथ पीरियड कहा जाता है। यहाँ पर सेल कंटिन्यू परफॉर्म द सेल्स RNA सिंथेसिस, जस्ट लाइक mRNA, tRNA, rRNA हम जब पढ़ चुके हैं, इनका सिंथेसिस करेगा। अब tRNA, mRNA और rRNA बनेगा तो क्या करेगा, mRNA क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, और धीरे धीरे सेल के अंदर में प्रोटीन सिंथेसिस होगा, लिपिड सिंथेसिस होगा, और सेल के ऑर्गेनल्स और सेल की क्वांटिटी साइज और उसके अंदर के क्वांटिटी, ऑर्गेनल्स की क्वांटिटी, संख्या बढ़ने लगेगी धीरे 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 धीरे। अब मान लो ये 8 घंटे का पीरियड ग्रोथ फेज 1 के लिए चला गया। अब सेल थोड़ी बड़ी हुई, मान लो साइज में थोड़ा बढ़ गया। अब उसको क्या लगेगा, इंपॉर्टेंट चीज ये करेगी G1 से S फेज में से एंटर। अब S फेज में क्या होगा, S फेज का मतलब होता है S फॉर सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब कुछ बनना, है ना, सिंथेसिस मतलब बनना। हमने पढ़े ना, फोटोसिंथेसिस, फोटो के प्रेजेंस में फूड बनता है, प्लांट अपने प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो सिंथेसिस मतलब बनना। अब सिंथेसिस क्या होगा, सेल के ऑर्गेनल्स तो बन रहे हैं, अब इंपॉर्टेंस है डीएनए सिंथेसिस ऑकर इन S फेज as well as replication is occur in which the amount of DNA or genetic material become double। जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर में डबल हो जाएगा। जैसे हमने कल डिस्कस किया कि 46 क्रोमोसोम ह्यूमंस के न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। तो जब डिवाइड करना है तो इसको 46 के डुप्लीकेट्स पेयर बनेंगे, वो बनेंगे 46। ये कन्फ्यूजन है, 23 + 23 पढ़े थे अभी तक हमने, अब मैं कह रहा हूँ 46 और उसके 46। हम इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसको कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए मटेरियल बिकम डुप्लीकेट, उसकी कॉपी बनना शुरू हो जाएगी, और उसके थ्रू ये ग्रोथ S फेज के अंदर में अमाउंट ऑफ डीएनए और सेल बिकम डबल इन साइज एज वेल एज द हिस्टोन प्रोटीन आल्सो रिक्वायर्ड। अब जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो बढ़ गया, लेकिन उसको कॉइल करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए जैसे ही डीएनए बन जाता है, डीएनए के थ्रू mRNA बनेंगे फिर से, और mRNA के थ्रू बनेगा प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा हिस्टोन प्रोटीन बनाया जाएगा जो डीएनए को बाइंड करने में मदद करेगा। और इस तरीके से ग्रोथ फेज के 1 के बाद G1 के पास S फेज में डीएनए का सिंथेसिस डबल हो जाएगा, मतलब सेल का आकार और बढ़ गया, न्यूक्लियस का आकार और बढ़ गया। अब क्या होगा, बचा कुचा जो डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ग्रोथ फेज में 1 डेवलपमेंट बहुत हो गया है। S फेज में क्या हुआ, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, जेनेटिक मटेरियल बट डबल हो गया। अब आते हैं S से G2 फेज में, ग्रोथ फेज 1 में। अब ग्रोथ फेज में 1 में क्या होगा, ग्रोथ फेज 2 में क्या होगा कि बचा कुचा जो डेवलपमेंट है वो और बढ़ने लगेगा। ड्यूरिंग दिस फेज न्यूक्लियस इंक्रीजेस देयर साइज, न्यूक्लियस अपना साइज बढ़ा करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। क्यों, क्योंकि उस ग्रोथ फेज 1 में डीएनए, हिस्टोन और डीएनए का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ उसमें वेरियस प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन की आवश्यकता होगी, अलग अलग प्रोटीन हम पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन की आवश्यकता होगी, वो नेसेसरी प्रोटीन सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा। एज वेल एज RNA सिंथेसिस ऑकर होगा, उसके प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर होगा। साथ ही साथ अगर एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल आ रहा है, तो वहाँ पर सेंट्रियोल्स जो एनिमल सेल में मिलता है प्लांट सेल में नहीं मिलता है, सेंट्रियोल्स बनना शुरू हो जाएगा, और उनकी संख्या भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। मतलब इट्स इंक्रीजेस अगेन देयर साइज मोर एंड मोर, उसकी साइज और सेल की साइज, मतलब अगर एक सेल की साइज पहले
फेज़ में G1 फेज़ में इतनी थी तो S फेज़ में उससे थोड़ी बड़ी हो जाएगी और G2 फेज़ में उससे काफ़ी बड़ी हो जाएगी। G1 फेज़ में न्यूक्लियस छोटा था तो G2 फेज़ में काफ़ी बड़ा और S फेज़ में और G2 फेज़ में उससे भी बड़ा हो जाएगा। मतलब ग्रोथ धीरे धीरे सेल की ऑकर हुई और G2 फेज़ के बाद सेल पूरी तरह से यंग हो जाएगी। अब जैसे ही यंग होती है ये इंटरफेस ख़त्म हो जाएगा। मतलब हमने बोला है 3 फेज़ होते हैं, है ना। इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता ताकि क्लियर हो सके पूरा। तो कहाँ थे हम कि पहले फेज़ में, फिर दूसरे फेज़ में, फिर तीसरे फेज़ में। तो यहाँ तक एक पहला चरण जिसको हम कहते हैं इंटरफेज़, ये इंटरफेस ख़त्म हो जाएगा। इंटरफेस ख़त्म होने के बाद ये एंटर करेगा इनटू द एम फेज़, है ना, सेकंड फेज़ ऑफ द सेल साइकिल। जैसे ही ये इंटरफेस ख़त्म हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेल बिकम एंटर इनटू द एम फेज़। अब एम फेज़ में क्या बोला गया है, एम फेज़ में क्या होगा, इन ड्यूरिंग एम फेज़ द सेल इज डिवाइड इनटू द 2 daughter cell. These M phase are basically 2 types, 2 टाइप, माइटोसिस और मियोसिस। इस दौरान एम फेज, इंटरफेज तो कॉमन है, माइटोसिस और मियोसिस दोनों टाइप में सेम है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन एम फेज के 2 टाइप बताए गए हैं, वो है माइटोटिक या माइटोसिस एंड मियोटिक या मियोसिस फेज। एम फेज में क्या होगा कि कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस आफ्टर द स्टेप वाइज कहा गया है कि एम फेज में क्या होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोला गया है, पहला वर्ड कैरियोकाइनेसिस, और उसके ठीक बाद साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियो का मतलब होता है, वीडियो में बताया गया था, कैरियो मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब डिवीज़न। पहले होगा न्यूक्लियस का डिवीज़न और बाद में होगा साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। मतलब द कैरियोकाइनेसिस डिवाइड द न्यूक्लियस इनटू द 2 daughter nuclei. After that cytokinesis occur, that is the division of cytoplasm is occur. साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा और एक सेल से 2 सेल बढ़ जाएंगे। दिस ऑल अबाउट द जनरल ऑफ द सेल साइकिल। इसको हम यहाँ तक कहते हैं सेल साइकिल। अगर आपको क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द सेल साइकिल, तो आपको सेल साइकिल के अंदर में 2 स्टेप लिखना है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज के अंदर में 3 फेज और बाद में अंत में एम फेज। यहाँ तक अगर देखें हम तो ये कहलाएगा सेल साइकिल। एक्सप्लेन द सेल साइकिल और डिस्क्राइब द सेल साइकिल। ठीक है, अब आते हैं हम सेल डिवीज़न की ओर। सेल डिवीज़न में, सेल डिवीज़न बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप्स। हमने जैसे कल भी डिस्कस किया था, 3 टाइप्स डिवीज़न, सेल डिवीज़न इज ऑकर इन लिविंग वर्ल्ड। द सेल डिवीज़न इज माइटोटिक एंड द मियोटिक डिवीज़न। सेल डिवाइड होगा, पहला एनिमल्स में बोला गया है अमाइटोटिक डिवीज़न और डायरेक्ट डिवीज़न, दूसरा माइटोटिक डिवीज़न या माइटोसिस, और तीसरा है मियोटिक डिवीज़न। कहाँ गया रे, यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्ड होगा मियोटिक डिवीज़न। अब एक समझने का प्रयास करते हैं इसका, इस अंदर में क्या बोला गया है। अमाइटोटिक डिवीज़न और डायरेक्ट डिवीज़न इन विच द ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू द 2 बट बोथ सेल इज नॉट इक्वल। माइटोटिक डिवीज़न इक्वल डिवीज़न या division in which the division of cell is into the 2 daughter cell but both cell are equal in shape and size. Mitosis equal, but ये हैप्लॉइड भी होता है एज वेल एज डिप्लॉइड भी हो सकता है। हम पढ़ेंगे क्या होता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड। ठीक है, इसके साथ में ही और तीसरा डिवीज़न है meiotic division in which the division is occur with the reduction of number of chromosome. नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट जाता है, मतलब मदर सेल की जैसे डॉटर सेल नहीं होते हैं। ऐसे 3 टाइप के डिवीज़न कहाँ मिलते हैं, सेल डिवीज़न में होता है।
तो पहला लेते हैं, डिस्कस करते हैं माइटोसिस। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक द अमीबा, पैरामीशियम, इन विच द सेल आर इनलार्जेस देयर साइज। ये बड़ी होने के बाद क्या हो जाएगा, बड़े होने के लिए इनलार्ज हो गई है ना। अब उसके दौरान क्या होगा कि इसका न्यूक्लियस इलोंगेटेड होगा। इसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, हल्का सा पहले गोल मान लो, इसको समझाने के लिए हम कहेंगे ये पहला, इसका न्यूक्लियस गोल रहेगा। फिर क्या होगा, उसका न्यूक्लियस इलोंगेट हो जाएगा, है ना। क्या बोलता है, इलोंगेट बोला ना, इलोंगेट। एंड कंस्ट्रिक्शन अपीयर समवेयर अलोंग द लेंथ। उसके लेंथ में कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रिक्शन बनेगा। अब कंस्ट्रिक्शन कैसे, उसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। कैसा कि मान लो ये लंबा है और उसमें इस खांच बन गई, कंस्ट्रिक्शन ऑकर हुआ। दिस इज द कंस्ट्रिक्शन, खांच जिसको कहते हैं, खांच। अब क्या होगा कि धीरे 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 ये कंस्ट्रिक्शन नीचे तक आएगा और कुछ समय के बाद ये एक इस तरह से कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और एट द एंड द टू डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म। और कुछ समय के बाद एक सेल के अंदर में छोटे छोटे दो न्यूक्लियस बन जाएंगे एक सेल के अंदर में। इसके तुरंत बाद में क्या होगा, आफ्टर सम टाइम दी फॉलो द डिवीजन ऑफ साइटो, ये हो गया कैरियोकाइनेसिस। अब आ गया साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और साइटोप्लाज्म डिवाइड करने के लिए एक कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी मिलेगा और ये कंस्ट्रिक्शन धीरे 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 सेल के बीच से रन करेगा और अंत में अगर हम देखें कि अंत में एक सेल से दो सेल अपने आप बन जाएगी। इसको कहा गया है अमाइटोसिस। लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बटे हुए, सिर्फ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस हो गया। इच इन विच द एबनॉर्मल सेल और सेल आर नॉट इक्वल इन साइज। सेल इक्वल साइज की नहीं रहेगी और जेनेटिक मटेरियल भी इक्वल नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है दिस डिवीजन इज फाउंड इन द एबनॉर्मल सेल डिवीजन, ओल्ड सेल और द फेटल मेम्ब्रेन सेल। फेटल मेम्ब्रेन सेल में भी ये पाया जाता है जहाँ पर ये डेवलपमेंट अनइक्वली होगा, लेकिन ये कभी कभी एबनॉर्मलिटी पैदा कर देता है। अगर मल्टी सेलुलर में ऐसा हुआ तो ये एबनॉर्मलिटी या एबनॉर्मल होने के कारण जो डेंजरस कैंसरस सेल बन जाती है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है तो ऑर्गेनिज्म एबनॉर्मल भी पैदा होता है। तो ये जनरल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। नाउ अब आते हैं माइटोसिस। माइटोसिस को हम अलग से पढ़ने वाले हैं अलग वीडियो में। माइटोसिस में होगा कि सेल डिवीज़न में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड होंगे। यहाँ पे एबनॉर्मल अनइक्वल हुआ ना, यहाँ पर क्या हुआ अनइक्वल, एबनॉर्मल अनइक्वल। लेकिन इस माइटोसिस में डिवीज़न ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज इक्वल। सेल डिवीज़न फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल, बिल्कुल एग्जैक्ट दो डॉटर सेल मदर सेल से बन जाएंगे, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी, इक्वल होगा, इसलिए उसको इक्वल सेल डिवीज़न भी कहा जाता है। इट आल्सो हैव द टू स्टेप, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। हम इसको डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं या नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के पढ़ते रहेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और जो वीडियो आने वाली है उसको अच्छे से गौर से सुन के देखेंगे भी। थैंक यू।